हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, उसमें जो है वो हम सभी टॉपिक को जो वो कवर करते हुए चल रहे हैं। उसी सीरीज में जो है वो हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे। उस जलवायु में हमने कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण आता है वो क्लियर तरीके से पढ़ लिया है। और एक जो है वो बच्चों के द्वारा मतलब कई स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि मैम आप जो है वो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाते हो, तो इतने इससे ज़्यादा और डीप में क्या पढ़ाएं। मतलब हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ एग्जाम में आने लायक है ही नहीं वो चीज़ लाकर यहाँ पे क्या करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इतना डीप से पढ़ाने के बाद में मुझे नहीं लगता कि एग्जाम से आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ से छूट जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना जितना मैं पढ़ाती हूँ उसको भी अगर नोट्स बना के याद करते हो तो आपका वही भी जो है वो सफिशेंट होता है। एंड सेकेंड बात ये थी कि आप जो है वो मतलब कोपेन के बारे में जो उनके द्वारा जो दिए गए चीज़ें हैं उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। हमें कोपेन के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है, जिससे कि हमें जो है वो सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सिर्फ हमारे एग्जाम को देखते हुए जो है वो तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। अब आता है कि हमारा कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी जो प्रश्नोत्तरी आती है, यानी कि उसके जो टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ। तो आप सभी जो है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैथ के, साइंस के और राजस्थान जीके के जितने मैं राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ उसके सभी के क्वेश्चन जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ। तो आप वो जो है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब आती है बात की टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से ज्वाइन हो जाना, या फिर अपना जो ये चैनल है स्टडी विद नैंसी, इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप यहाँ से भी जो है वो ज्वाइन हो सकते हो। अब हम शुरू करते हैं। कोपेन हो गया, अब हमारा जो है वो नेक्स्ट महोदय आएंगे थार्नवेट। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, पहली बात तो ये आती है कि थार्नवेट महोदय जो थे वो अपने जलवायु का वर्गीकरण का आधार क्या मानते थे, यानी कि उनके अनुसार उनके जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। तो थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार मोस्टली तो जो है वो थार्नवेट महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि हम तापमान के साथ साथ में जो है वो वाष्पीकरण को भी इसमें शामिल करेंगे, यानी कि तापमान के साथ साथ में वाष्पीकरण को भी थार्नवेट के द्वारा अपने जलवायु वर्गीकरण में शामिल किया गया था। थार्नवेट ने जो है वो मतलब कि जैसे कोपेन महोदय के द्वारा अल्फाबेट का यूज़ किया गया था, उसी प्रकार थार्नवेट के द्वारा अल्फाबेट का यूज़ किया गया था। और वो किस प्रकार अल्फाबेट का यूज़ किया गया था, उन्होंने जो है वो ABCD अल्फाबेट का यूज़ किया था वर्षा के आधार पे। वर्षा के आधार पे उन्होंने ABCD अल्फाबेट का यूज़ किया था। और एक जो है वो तापमान के आधार पे, तापमान को प्रदर्शित करने के लिए अक्षांश के आधार पे उन्होंने जो है वो अल्फाबेट का यूज़ किया था। तो अब हम देखते हैं, मार्कर में स्याही खत्म हो गई थी, अब डाल ली। ओके, तो थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण जानने से पहले हमारे लिए जो वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जानना जरूरी है। वो क्या, तो थार्नवेट के द्वारा जो है वो कुछ अल्फाबेट का यूज किया गया था। थार्नवेट के द्वारा सर्वाधिक वर्षा, यानी कि वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए थार्नवेट के द्वारा कुछ अल्फाबेट का यूज किया गया था। अब इन अल्फाबेटों में जो है वो उनके द्वारा ये बताया गया कि वर्ष पर्यंत वर्षा, ए का मतलब होगा कि पूरे साल, यानी कि वर्ष पर्यंत होने वाली वर्षा जो है उसको ए से डिनोट किया है थार्नवेट ने। और बी को बताया है कि 6 माह तक वर्षा, 6 माह वर्षा। सी को बताया है 4 माह वर्षा। और डी को इनके द्वारा बताया गया है कि 3 माह वर्षा। और ई को इनके द्वारा बताया गया है 1 माह वर्षा, जो अति न्यून वर्षा है, अति न्यून वर्षा। और ए में जो है वो क्या होगी, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। और बी में जो है वो अधिक वर्षा होगी, ओनली अधिक वर्षा।
और ये हमारा जो सी आता है इसमें उनके द्वारा बताया गया मध्यम वर्षा, और डी में उनके द्वारा बताया गया था न्यून वर्षा। न्यून वर्षा यानी कि वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए, वर्षा को प्रदर्शित, थार्नवेट के द्वारा वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए अल्फाबेट का प्रयोग किया गया था, जिसमें उन्होंने ए बी सी डी ई अल्फाबेट का यूज किया। उसमें उन्होंने बताया कि ए जो है वो वर्ष पर्यंत वर्षा यानी कि सर्वाधिक वर्षा, जिस क्षेत्र में जिस एरिया में सर्वाधिक वर्षा होगी उसको हम ए से डिनोट करेंगे। और एक बी यानी कि उससे कम वर्षा यानी कि सर्वाधिक वर्षा और अधिक वर्षा 6 माह वर्षा। और सी का उनके द्वारा बताया गया था 4 माह में होने वाली वर्षा यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 माह में वर्षा यानी कि मध्यम वर्षा। और डी का उनके द्वारा बताया गया था 3 माह में वर्षा न्यून वर्षा। और ई का बताया गया था 1 माह में वर्षा अति न्यून वर्षा। अब ये तो है नहीं कि थार्नवेट जो था या कोपेन महोदय या टीवोर्थ जो थे उन्होंने सीधे ही राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है वो विश्व की, भारत की सभी का जलवायु का वर्गीकरण करते हुए जो है वो चलते आए हैं। हमें किसका पढ़ना, अभी हमें जो है राजस्थान का पढ़ना है। जब हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम जो है वो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है वो मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट के रूप में अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। ये सी और डी और ई, इन तीनों का यूज जो है वो थार्नवेट ने हमारे राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के लिए किया है। अब आप बोलोगे कि मैम ए और बी का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, सर्वाधिक वर्षा। क्या राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है यानी कि वर्ष पर्यंत वर्षा होती है? नहीं होती ना। तो फिर इसके द्वारा ए का यूज नहीं किया गया। बी 6 माह वर्षा, अधिक वर्षा। क्या राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? नहीं होती है, राजस्थान में इतनी वर्षा नहीं होती है। तो इन दोनों को जो है वो थार्नवेट के द्वारा छोड़ दिया गया और राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए इन 3 का यूज थार्नवेट के द्वारा जो वो किया गया था। सी यानी कि मध्यम वर्षा, राजस्थान में मध्यम वर्षा होती है, और न्यून वर्षा राजस्थान में होती है, अति न्यून वर्षा भी राजस्थान में होती है। यानी कि थार्नवेट के द्वारा जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया था उसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम जो है वो अच्छे से समझ के चलेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इसमें जो है वो राजस्थान के लिए थार्नवेट के द्वारा इन तीनों का यूज किया गया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि इसी से आपको जो है वो थार्नवेट की पूरी जलवायु वर्गीकरण का राजस्थान के संदर्भ में जो वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से जो वो समझ में आ जाएंगी। ये हमारे राजस्थान का मैप, ठीक है, ये हमारे राजस्थान का मैप। इसमें जो है वो थार्नवेट के द्वारा जो वो जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो ये जो है वो इधर थार्नवेट के द्वारा बताया गया ई यानी कि अति न्यून वर्षा। और आप सभी को पता है कि हमारा जो पश्चिमी एरिया आ जाता है उसमें बहुत कम वर्षा होती है, यानी कि न्यून वर्षा होती है, एकदम से न्यून वर्षा। और ये जो है वो थार्नवेट के द्वारा बताया गया था सी यानी कि 4 माह वर्षा, मध्यम वर्षा। आप सभी को पता है कि हमारा जो दक्षिण पूर्वी एरिया आ जाता है वहां पे वर्षा जो है वो अच्छी खासी होती है, यानी कि यहाँ पे वर्षा जो है वो ठीक होती है, यानी कि ये आर्द्र क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे वर्षा क्या होती है, बढ़िया होती है। तो इसलिए उनके द्वारा जो है वो इस क्षेत्र को सी से बता दिया गया। उसके बाद में इधर जो है वो उनके द्वारा रखा गया डी, इधर जो है वो उनके द्वारा रखा गया है डी। अब ये डी क्यों रखा गया है ये भी जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम आपको और बताएंगे डीप में। तो ये तो रखो आप इतना, फिर हम जो है वो इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। फिर बात करी थी थार्नवेट के द्वारा जो है वो वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए तो उस प्रकार से जो है वो अल्फाबेट लिए गए थे, लेकिन अक्षांश के आधार पे अल्फाबेटों को अपनाया था। यानी कि अक्षांश के आधार पे, अक्षांश आधार पे थार्नवेट के द्वारा अक्षांश के आधार पे जो अल्फाबेट अपनाए गए थे वो तापमान को प्रदर्शित करने के लिए थे, तापमान को प्रदर्शित करने के लिए। पहले बात तो थार्नवेट के द्वारा जो वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए जो अल्फाबेट अपनाए गए थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब थार्नवेट के द्वारा
अक्षांश के आधार पे निश्चित करने के लिए जो अल्फाबेट यूज किए गए थे वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो एक तो उनके द्वारा यूज किया गया था ए, लेकिन ए वहां पे भी यूज किया था, इसीलिए थॉर्नवेट जो था उसने डैश का प्रयोग किया, यानी कि डैश का प्रयोग जो है वो थॉर्नवेट के द्वारा किया गया, क्योंकि ऐसे तो जो है वो हम इसमें फर्क या तुलना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो है वो ऐसा करने के लिए उनके द्वारा डैश का प्रयोग किया गया था। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, ठीक है। तो ये जो है वो थॉर्नवेट के द्वारा यूज किए गए। अब उनके द्वारा जो है वो तापमान को प्रदर्शित करने के लिए इन अल्फाबेटों का यूज किया गया था। तो ए को उनके द्वारा बताया गया कि उच्च तापमान वाला क्षेत्र, ए को उनके द्वारा बताया गया उच्च तापमान वाला क्षेत्र। ए यानी कि आप समझ लेना जहां पे हाई टेम्परेचर हो, यानी कि उच्च तापमान हो, तो उच्च तापमान वाला क्षेत्र ए डैश आ जाएगा। बी का उनके द्वारा कहा गया शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, बी उनके द्वारा कहा गया शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। और सी में जो है वो उनके द्वारा कम बताया गया है, यानी कि सी में उनके द्वारा और टेम्परेचर कम बताया गया, यानी कि यहाँ पे तापमान कम है। और डी में तो उनके द्वारा बताया दिया कि ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है, आप सभी को पता है कि उत्तर की तरफ जाने पर ध्रुवीय क्षेत्र आता है। यानी कि कोपेन के द्वारा जो अक्षांश के आधार पे तापमान को प्रदर्शित करने के लिए जो अल्फाबेट यूज किए गए थे, उन्होंने उसमें बताया कि ए यानी कि उच्च तापमान वाला क्षेत्र, यानी कि हाई टेम्परेचर जहां पे जिस एरिया में होगा उसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे, और बी डैश से यानी कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। सी में और कम बताया, डी में तो फिर ध्रुवीय, यानी कि डी में अगर इसमें कम होते जाएंगे फिर इसके बाद में डी, तो यानी कि उत्तर में जो वो ध्रुवीय आ ही जाता है। तो ये आप देखो, अब ये जो उच्च तापमान वाला क्षेत्र आता है, इसमें वर्षा के साथ साथ वाष्पीकरण की दर जो है वो अधिक होती जाती है। यानी कि इसके साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि वर्षा के साथ साथ वाष्पीकरण की दर और अधिक होती जाती है। यानी कि उच्च तापमान वाला क्षेत्र जो आता है, यहाँ पे वर्षा के साथ साथ वाष्पीकरण की दर और अधिक होती जाती है। और अगर हम शीतोष्ण कटिबंध में क्षेत्र में देखते हैं तो वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण कम हो रहा है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण कम हो रहा है। यानी कि वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण कम हो रहा है उस शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, जो कि इनके द्वारा कहा गया है बी डैश, ठीक है। इसके साथ में जो है वो इनके द्वारा एक और चीजें यूज की गई है, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया था, यानी कि मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था उसमें मैंने जो है वो आपको सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है वो आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक मैंने आपको एस के बारे में बताया था, एक स्मॉल एस और एक डब्ल्यू के बारे में बताया था। एस का मतलब ग्रीष्म ऋतु शुष्क, समर, ग्रीष्म ऋतु शुष्क यानी कि समर। और डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु शुष्क। ये कॉन्सेप्ट मैंने जब आपको कोपेन महोदय के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको ये अच्छे तरीके से जो है वो बता दिया था। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बताओ कि जो उच्च तापमान वाला क्षेत्र जो है वो हमारे राजस्थान के कौन से एरिया में आ जाता है? उच्च तापमान वाला क्षेत्र हमारे राजस्थान के कौन से एरिया में आ जाता है? तो आप सभी को तो ये तो पता है कि राजस्थान में बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, सारे क्षेत्रों में उच्च तापमान वाला क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि सारे क्षेत्रों में टेम्परेचर तो हमारे राजस्थान में हाई रहता है। तो ए ई से जो है वो आप रखना ए डैश, डी के बाद में ए डैश और ये ए डैश, ठीक है। ये जो है वो नोट कर लो, ठीक है। और अब आता है इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हमारे राजस्थान में उच्च तापमान वाला क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए हम ए डैश का यूज कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान में सभी क्षेत्रों में जो है वो हाई टेम्परेचर रहता है थॉर्नवेट के अनुसार, ठीक है। फिर थॉर्नवेट महोदय ने जो है वो एक और अल्फाबेट का यूज किया है, यानी कि एक और अल्फाबेट का यूज थॉर्नवेट के द्वारा किया गया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि
एक जो है वो का जलवायु वर्गीकरण। तो थानवेट महोदय जो थे उनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था उसमें उनके द्वारा कुछ अल्फाबेट का यूज किया गया था, जिसमें कि वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए उनके द्वारा जो है वो ये अल्फाबेटों का यूज किया गया था। जिसमें कि ए को उनके द्वारा बताया गया था कि वर्ष पर्यंत वर्षा होती रहती है, जिसमें कि सर्वाधिक वर्षा, और बी का उनके द्वारा कहा गया था 6 महीनों तक वर्षा यानी कि अधिक वर्षा, सी का उनके द्वारा कहा गया था 4 महीनों में वर्षा यानी कि मध्यम वर्षा, डी का उनके द्वारा कहा गया था 3 माह में वर्षा यानी कि न्यून वर्षा, और ई का कहा गया था 1 माह में वर्षा यानी कि अति न्यून वर्षा। अब बात आती है थॉर्नवेट के द्वारा जो राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में। तो अब बात है कि थॉर्नवेट के द्वारा विश्व का, भारत का जलवायु वर्गीकरण भी किया गया है, स्पेशली राजस्थान का वर्गीकरण उन्होंने जो है वो आखिर नहीं किया गया है। तो इसके साथ में उनके द्वारा जो वो अक्षांश के, फिर हम जो है वो इधर राजस्थान का जो मैप आता है इसमें बना लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में न्यून वर्षा, कम वर्षा, अति न्यून वर्षा जो वो पश्चिमी एरिया में होती है, तो हम इसको इधर रख देंगे। उसके बाद 4 माह तक वर्षा यानी कि अच्छी खासी वर्षा जो है वो हमारे दक्षिणी एरिया में होती है, ये आपको पता है। उसके बाद में 3 माह में वर्षा यहाँ पे भी हो जाती है और यहाँ पे भी हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो इस तरीके से रखा। फिर उसके बाद में अक्षांश के आधार पे तापमान को प्रदर्शित किया थानवेट के द्वारा, जिसमें कि उनके द्वारा ए डेस का प्रयोग किया उच्च तापमान वाले क्षेत्र के लिए, बी डेस का प्रयोग किया शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के लिए, सी का थोड़ा और कम हो जाएगा, डी यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र। इसमें जो है वो उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उनके द्वारा कहा गया है कि वर्षा के साथ साथ वाष्पीकरण की जो दर आ जाती है उसमें भी जो है वो वृद्धि होती जाती है या अधिक होता जाता है, क्योंकि थानवेट के द्वारा अपने जलवायु वर्गीकरण में वाष्पीकरण को भी जो है वो आधार लिया है। और फिर जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उनके द्वारा कहा गया है कि वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण जो है वो कम होता जाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। और एक जो है वो मैंने आपको कोपेन का जब जलवायु वर्गीकरण पढ़ाया था उस टाइम मैंने बता दिया था कि एस यानी कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क, डब्ल्यू यानी कि शीत ऋतु शुष्क। फिर मैंने जो है ये राजस्थान के जलवायु जो आती है इसमें वर्गीकरण में थॉर्नवेट का जो है ये मैप में बता दिया। तो आप फटाफट से जो है इसको नोट करो, फिर हम जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में थॉर्नवेट का राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पढ़ेंगे। आर्द्र जलवायु प्रदेश, शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश में जलवायु भी यही पाई जाती है, लेकिन इसमें वर्षा कितनी से कितने सेंटीमीटर आती है, तो 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा उनके द्वारा बताई गई है। इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो विस्तार कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, सलूम्बर, कोटा, बारा, झालावाड़, इसके साथ भी सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे आता है, सिरोही में आता है, ठीक है। तो ये जो है वो इस जलवायु प्रदेश के हिस्से आ जाते हैं, इस जलवायु प्रदेश का भाग आ जाते हैं। अब मैं जो है वो आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। यानी कि हम जो है वो राजस्थान के जो थॉर्नवेट के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको जो वो पहले इन शब्दावलियों के बारे में या इन अल्फ़ाबेट्स के बारे में जो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि EAD में क्या बताया, इनके द्वारा बताया गया शुष्क जलवायु प्रदेश। तो शुष्क जलवायु प्रदेश यानी कि राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, तो शुष्क जलवायु होगी। वर्षा यहाँ पे कैसी होगी, तो 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक जो है वो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक जो वो यहाँ पे वर्षा होगी, यानी कि 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर थानवेट के द्वारा बताई गई है। फिर इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, इसका विस्तार जो वो राजस्थान के
अगर हम बात करते हैं तो अनूपगढ़ का जो वो दक्षिणी भाग आ जाता है, क्योंकि नीचे वाला टच करने वाला, यानी कि दक्षिणी भाग जो इसको नीचे टच करता है वो अनूपगढ़। उसके बाद में बीकानेर के बाद में जैसलमेर के बाद में जो वो बाड़मेर के बाद में इधर बाड़मेर को विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था बालोतरा से ऊपर आप जाना जोधपुर ग्रामीण का जो वो पश्चिमी भाग आ जाता है, यानी कि जोधपुर ग्रामीण का इधर वाला टच करने वाला भाग आ जाता है। उसके बाद में जो है वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट जो कि जोधपुर को विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। दूसरा जलवायु प्रदेश आ जाता है DBW, मिश्रित जलवायु प्रदेश। यहाँ पे जो है वो कैसी जलवायु पाई जाती है, तो मिश्रित जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक जो वो यहाँ पे वर्षा होती है। इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, उसके बाद में बीकानेर और उसके बाद में अनूपगढ़ का उत्तरी भाग, जो उत्तरी भाग को टच करने वाला भाग आता है वो। अब हमारा तीसरा आता है DAW यानी कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जो आता है, यहाँ पे वर्षा कितनी आती है, तो यहाँ पे वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा होती है। जलवायु यहाँ पे कैसी पाई जाती है, तो अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आता है, सर्वाधिक विस्तार इन्हीं में आता है। तो आप ये जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं उनको ध्यान में रख लेना, यानी कि अगर मैं फटाफट बता दूं तो सबसे पहले कोटपुतली, बहरोड जो कि जयपुर और अलवर को विभाजित करके बनाए गए थे, उसके नीचे खैरथल, तिजारा, उसके बाद में अलवर के बाद में डीग के बाद में भरतपुर के बाद में धौलपुर के बाद में करौली के बाद में सवाईमाधोपुर, उसके बाद में भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। केकड़ी लिखा नहीं शायद, केकड़ी आ जाते हैं, अजमेर आ जाता है, डीडवाना, कुचामन, नागौर, पाली, राजसमंद, उसके बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी, दौसा इसके अंतर्गत जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो चौथा आ जाता है CAW जो आता है, इसमें शुष्क आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो उपाद्र जलवायु पाई जाती है, शुष्क आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ पे वर्षा 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो कोटा, बारां, झालावाड़ और इसके साथ में माउंट आबू जो है वो आ जाता है इसके अंतर्गत, जो सिरोही जिले में आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो आते हैं इसके अंदर आते हैं, और उदयपुर, सलोबर भी इसी जिले के अंदर मतलब इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो आगे टिवोर्थ के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुसार जलवायु वर्गीकरण, तिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण जो आता है उसमें टिवार्था के द्वारा जो अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या रखे गए थे, तो इनके द्वारा जो वो वर्षा व तापमान को ही आधार रखा गया था। वर्षा व तापमान को आधार रखा गया था। टिवोर्थ ने कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का संशोधन किया था, यानी कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसका संशोधन टिवार्था के द्वारा ही किया गया था। तो टिवार्था से जो है वो बार बार इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन ही किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर हम समझे कि कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण में क्या रखा गया था, BSHW, BWHW, CWG इनके द्वारा रखा गया था। और इसके बाद में जो है वो एक AW इनके द्वारा रखा गया था। टिवार्था जो है, टिवार्था ने क्या करा, इसका W हटा दिया, BWH इसका W हटा दिया, CAW को ऐसे लिख दिया, ठीक है, CAW को उसके द्वारा ऐसे लिख दिया, AW को जैसा था वैसा का वैसा रहने दिया, ठीक है। जैसा कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया गया था वैसा ही रखा गया, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो इसमें थोड़ा चेंजमेंट किया गया था। अगर हम देखें तो ये हमारे जो है वो राजस्थान का मैप,
ये हमारे राजस्थान का मैप है, ठीक है। इसमें जो है वो कोपेन के द्वारा जैसा वर्गीकरण किया गया है वैसा ही जो है वो टिवार्था के द्वारा किया गया है। इसमें उनके द्वारा बताया गया है BWH, ठीक है। इसको उनके द्वारा बताया गया है BSH, इधर उनके द्वारा बताया गया है AW और इधर बताया गया है CAW, ठीक है। तो टिवार्था से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही नोट करो। अब हम जो है वो फटाफट से इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या आ जाते हैं, तो वर्षा व तापमान आ जाते हैं। टिवार्था जो था उसने जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया है, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया है। यानी कि इसमें जो है वो कैसे क्या संशोधन किया है वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो है वो टिवार्था से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ज़्यादा क्वेश्चन कोपेन से बनेंगे, थानवेट से बनेंगे। और आप बोलते हो कि मैम डिटेल से पढ़ा दो, इनसे जो है वो आपके 1-2 क्वेश्चन उठाए जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा डीप। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, और एक आ जाता है कम आर्द्रता वाला महीना। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, कम आर्द्रता वाला जिला। यानी कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा आ जाता है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला मतलब सब सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा आ जाता है, कम आर्द्रता वाला संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, कम आर्द्रता वाला संभाग जो आता है वो कौन सा आ जाता है, जोधपुर। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा आता है, कोटा। यानी कि कोटा जो है वहाँ पे सर्वाधिक आर्द्रता आती है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा आ जाता है, झालावाड़। झालावाड़। कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा आ जाता है, जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा आ जाता है, अगस्त। कम आर्द्रता वाला महीना कौन सा आ जाता है, अप्रैल। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पे आता है, जैसलमेर। वार्षिक तापांतर कहाँ पे आता है, चूरू। सबसे ठंडा जिला कौन सा आता है, चूरू। सबसे गर्म जिला कौन सा आता है, चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा आ जाता है, जनवरी। सबसे गर्म महीना कौन सा आ जाता है, जून। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछ सकते हैं, तो आप जो इनको ध्यान में रखना। अब आता है कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा आ जाता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान ये आता है माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पे आता है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू आ जाता है। और कम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा आता है, कम आर्द्रता वाला स्थान आता है फलोदी डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो है वो नया बना दिया है। एक आता है कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा आता है, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा आता है, जैसलमेर। सर्वाधिक तो यही आएगा। और कम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा आता है, मतलब कम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला आता है डूंगरपुर। एक आ जाता है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 या 58। 57.5 के आगे आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर देते हैं तो आप याद रख लेना 57.51 या 58 सेंटीमीटर जो है वो होती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ, सर्वाधिक लू भरी आंधियाँ कहाँ पे चलती है, तो गंगानगर जिले में चलती है। कितने दिन चलती है, 27 दिन तक चलती है।
एक जो है वो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम गंगानगर में जो है वो सर्वाधिक आंधियां क्यों चलती हैं, बल्कि तापमान टेम्परेचर दैनिक तापांतर तो जो है वो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सभी को जो है वो इसका आंसर जरूर देना है कि गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलने का कारण क्या है। एक आ जाता है न्यूनतम आंधियां किस जिले में चलती हैं। न्यूनतम आंधियां झालावाड़ जिले में जो है वो न्यूनतम आंधियां चलती है। कितने दिन तक चलती है? सिर्फ 3 दिन तक चलती है। न्यूनतम आंधियां चलती है झालावाड़ जिले में 3 दिन तक चलती है। एक आ जाता है कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें जो है वो कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य की जो है वो सर्वाधिक तिरछी किरणें जो है वो राजस्थान के कोणा गांव गंगानगर में पड़ती हैं। और सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक किरणें जो है सीधी किरणें जो है वो बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में जो है वो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। वैसे ये जो चीज़ें जो है वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, लेकिन फिर भी हम जो वो इनको एक साथ में देख लेते हैं। एक आता है कि अरडाव क्या होता है? अरडाव क्या होता है? तो तेज आवाज के साथ जो पवन आती है, यानी कि तेज हवाओं तेज आवाज के साथ में जो पवन आती हैं, तेज आवाज वाली जो पवन जो होती हैं उनको हम अरडाव कहते हैं। यानी कि तेज आवाज वाली पवन जो होती है इनको हम अरडाव कहते हैं। एक होता है वज्र तूफान, किसे कहते हैं? वज्र तूफान किसे कहते हैं? तो दक्षिण पूर्व से, यानी कि तो दक्षिण पूर्व एरिया जो है वहां से आने वाला जो तूफान जो होता है उसको हम वज्र तूफान कहते हैं। आने वाला तूफान, दक्षिण पूर्व से आने वाला जो तूफान जो होता है उसको हम वज्र तूफान कहते हैं। एक आता है कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे आ जाती है? भारतीय मौसम विभाग वेधशाला कहाँ पे है? जंतर मंतर। ओके, अब आता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है वो माउंट आबू जो सिरोही में आता है वो स्थान सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो वो उसका कारण क्या आ जाता है? यानी कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे अभी गर्मियाँ चल रही है तो उसमें जो है वो सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो माउंट आबू होता है। माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा रहता है। लेकिन इसका कारण क्या आ जाता है? तो इसका कारण यही आ जाता है उच्चावच। माउंट आबू का सर्वाधिक ठंडा होने का कारण यही आ जाता है इसका उच्चावच। एक होता है कि सिल्ली क्या होती है? सिल्ली क्या होती है? बार बार ये क्वेश्चन किया गया है। सिल्ली क्या होती है? पौष माह में चलने वाली ठंडी हवा। पौष माह में जो ठंडी हवाएं चलती है उसको हम सिल्ली बोलते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में बोलते हैं, ये सील पड़ रही है आज तो पौष माह में चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती है उनको बोलते हैं। एक होता है कि तवा क्या होता है? तवा का मतलब होता है तवा यानी कि गर्म, सोच सकते हो आप तवा। तो ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवा को हम क्या बोलते हैं? तवा बोलते हैं। तवा वैसे भी गर्म रहता है। तो अब हम जो वो फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा आ जाता है? तो राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून का महीना आता है। सबसे ठंडा महीना कौन सा आ जाता है? जनवरी का आ जाता है। सबसे गर्म जिला कौन सा आता है? चूरू आता है। सबसे ठंडा जिला कौन सा आता है? चूरू आता है। सबसे वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पे आ जाता है? चूरू में आ जाता है। दैनिक तापांतर कहाँ पे आता है? तो जैसलमेर में आता है।
सर्वाधिक आर्द्रता राजस्थान के कौन से जिले में आ जाती है, तो झालावाड़ में आ जाती है। और सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा आ जाता है, तो सबसे कम आर्द्रता वाला जिला जो है वो जैसलमेर आ जाता है। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा आ जाता है, तो अगस्त आ जाता है। कम आर्द्रता वाला महीना जो है वो अप्रैल का आ जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पे आता है, जैसलमेर में आता है। और सबसे मतलब कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा आता है, तो वो कोटा संभाग आ जाता है। और कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा आता है, तो जोधपुर संभाग आ जाता है। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा आता है, तो माउंट आबू आता है, सिरोही में आता है माउंट आबू, ठीक है। और एक आता है कि कम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा आ जाता है, फलोदी आ जाता है, जो कि जोधपुर ग्रामीण को विभाजित करके जो है वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा आ जाता है, तो वो आता है आपका जैसलमेर जिला, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन, हाँ। और कम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जो आता है वो कौन सा आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इधर वाला, तो राजस्थान में जो वो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो औसत वार्षिक वर्षा होती है 57.51 या 58 सेंटीमीटर होती है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जो वो कहाँ पे कौन से जिले में पड़ती हैं, तो वो सीधी तवा क्या होता है, तो ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाएं जो होती है उनको हम तवा कहते हैं, ठीक है। अब जल्दी से नोट करो, फिर हम जो है वो कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। अब आप बोलोगे मैम आप ये क्या बना रहे हो, तो हम आपको जो है वो आगे समझा देंगे, अभी तो आप देखो। पूर्वैया, पूर्व में पूर्वैया, उसके बाद में चील, इधर दक्षिण, दक्षिण में कौन सी हवाएं चलती हैं, लंका, लंकाऊ, लंकाऊ हवाएं कहाँ पे चलती है, दक्षिण में। उसके बाद में समुद्री, उसके बाद में पश्चिम, उसके बाद में ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हवा चलती है सूर्या, सूर्य हवा जो है वो यहाँ पे चलती है, सूर्या। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपने ये क्या बनाया है, तो एक आता है कि पूर्वैया क्या होती है, पूर्वैया क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवा, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं उसको हम पूर्वैया बोलते हैं। एक होता है कि धराऊ क्या होता है, तो उत्तर में जो चलने वाली जो हवाएं जो होती है, उत्तर से आने वाली हवाएं, उत्तर से आने वाली हवाएं धराऊ कहलाती हैं। उसके बाद में उत्तर पूर्व से आने वाली हवाएं जो होती हैं वो संजेरी कहलाती है, उत्तर पूर्व से आने वाली हवाएं संजेरी कहलाती हैं। पूर्वैया क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जो होती है वो पूर्वैया कहलाती है। लंकाऊ क्या कहलाती है, दक्षिण से आने वाली हवाएं जो होती है वो लंकाऊ कहलाती है। चील क्या कहलाती है, तो दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं जो होती है वो चील कहलाती है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं समुद्री कहलाती हैं। और उत्तर पूर्व से आने वाली हवाएं जो है वो सुरैया कहलाती है या सूर्या कहलाती है। ठीक है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एक जो है वो उत्तर से चलने वाली हवाएं जो होती है उनको धराऊ कहा जाता है। उत्तर पूर्व में चलने वाली हवाओं को संजेरी कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं या चलने वाली हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है। पूर्व से दक्षिण में चलने वाली हवाएं चील कहलाती है। दक्षिण से पश्चिम में चलने वाली हवाएं समुद्री कहलाती है। और पश्चिम से उत्तर की ओर चलने वाली हवाएं सुरैया कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी जो राजस्थान की जलवायु आती है वो मैंने पूरी तरीके से जो है वो आपको कंप्लीट करवा दी है। यानी कि अभी जो है वो हमारा कोई भी टॉपिक जो है वो इससे नहीं बचा है, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं बची है, पूरी तरीके से कंप्लीट मैंने जो वो आपको पढ़ा दिया। तो आप सभी जो है वो इसके अच्छे से नोट्स बनाना और फिर जो है वो टेलीग्राम पे आके जो वो टेस्ट देना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।